नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और विशेषताओं की बात करने वाले। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा वो भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले तत्व पढ़े थे, उनको प्रभावित करने वाले तत्व पढ़े थे। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है भारत की विदेश नीति के प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर हम चले हैं, जिन सिद्धांतों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, जिन सिद्धांतों में हमारी आस्थाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति को प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं आज। तो हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। या हम कह सकते हैं कि भारत के विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। क्या कह सकते हैं हम? प्रमुख सिद्धांत। तो देखिए, भारत की जो विदेश नीति है उसको जो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर भारत की विदेश नीति चलती है, हमने किन सिद्धांतों के आधार पर हमारी विदेश नीति को आगे लेकर हम चले हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा पहला अगर हम बात करते हैं वो है विश्व शांति का सिद्धांत। विश्व शांति का सिद्धांत। विश्व शांति का सिद्धांत में क्या है? देखिए, प्राचीन हमारी जो परंपराएं रही है, तो उन परंपराओं के आधार पर हम हमेशा से विश्व शांति चाहते हैं। वसुदेव कुटुंब की हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो आस्था रही है, वो हमेशा विश्व शांति में रही है। हम कभी युद्ध की तरफ अग्रसर होना ही नहीं जानते थे। अगर हम बात करते हैं बुद्ध, हमारे महात्मा बुद्ध की बात करें, हम हमारे सम्राट अशोक की बात करें, तो उन्होंने युद्ध की जगह धर्म युद्ध की बात कही है। इसके अलावा जो विश्व शांति का जो सिद्धांत है वो हमारा सार है, हमारी विदेश नीति का सार है शांति का सिद्धांत। ये नेहरू जी ने कहा है। नेहरू जी ने कहा है कि हमारी जो विदेश नीति है उसका सार क्या है? शांति है। क्योंकि हम जो भीषण युद्ध की जो सामग्रियां हैं वो हमारे पास नहीं है, वो है रूस और अमेरिका के पास। उन रूस और अमेरिका के पास भीषण युद्ध की सामग्रियां हैं। इसके आधार पर भी हम शांति की ओर ही जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम उनके साथ किसी भी तरह जुड़ने की कोशिश करी हमने, तो हमारी जो विश्व शांति में जो आस्था है वो एक तरीके से कहते हैं कि हम हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध चलेंगे। यही कारण था कि हमने एक तरीके से हम इन दोनों गुटों से अलग रहे और रूस और अमेरिका दोनों का सहयोग प्राप्त करने की हमने कोशिश की। तो नेहरू जी ने विश्व शांति का संदेश दिया और इसके आधार पर अपने नवीन सिद्धांतों के बारे में भी इन्होंने बात की। अगर हम बात करते हैं दूसरा हमारा कौन सा और सिद्धांत है, तो गुट निरपेक्षता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुट निरपेक्षता। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक अलग से प्रश्न आता है गुट निरपेक्षता का, है ना। तो गुट निरपेक्षता या असंलग्नता कह सकते हैं कि अर्थात गुट निरपेक्ष, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, यह मतलब होता है गुट निरपेक्षता का। असंलग्नता का मतलब है एक तरीके से तटस्थता की अगर हम बात करें, हम तटस्थ हैं, हम दूर से देख रहे हैं दोनों गुटों के, ना हम विरोधी हैं ना हम समर्थक हैं। तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत की बात की है इन्होंने। गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत है, इसके तहत अगर हम बात करें कि विश्व में दो गुटों में बटा हुआ था, हम जानते हैं, एक तो साम्यवादी गुट, एक पूंजीवादी, या हम कह सकते हैं पश्चिमी गुट। यहां पर सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था, यहां अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहे थे। दोनों के मध्य एक तरीके से युद्ध चालू था, हम कह सकते हैं कोल्ड वार चल रहा था, और दोनों अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अन्य देशों को अपने गुट में शामिल करने के इन्होंने प्रयास किए। उसके लिए इन्होंने तुष्टीकरण की नीतियां भी अपनाई, आर्थिक सहायता की नीतियां भी अपनाई, डराना धमकाना भी अपनाया, और
यही कारण था कि हम इन दोनों गुटों से अलग रहे, कि अगर हम दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो दूसरे गुट के विरोधी हो जाते हैं और हमारा विकास जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था हो सकता वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों देश ही हमारे सहयोगी देशों के रूप में उभर सकते हैं अगर हम दोनों देशों से ही सहयोग की भावना रखें और हम दोनों ही देशों के किसी भी गुट में शामिल ना हो। तो जहां वर्सा संधि यहाँ के द्वारा की गई और जहां सीटो जिस तरह के गुट यहाँ बनाए गए, हम दोनों ही चीजों में शामिल नहीं हुए, दोनों ही गुटों में शामिल नहीं हुए। हमने ये कहा हम तो गुट निरपेक्ष सिद्धांत की ओर चलने वाले हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अगर हम बात करते हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम दोनों गुटों का सम्मान करते हैं, दोनों के साथ सहयोग की स्थिति अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। यह है हमारी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, जिसके हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, असंलग्नता का सिद्धांत भारत की ओर से प्रतिपादित किया, हम कह सकते हैं। इसके अलावा हमने पंचशील के सिद्धांत अपनाए। इस गुट निरपेक्षता का अर्थ ही पंचशीलता की ओर जाता है। हम कहते हैं कि हमने तीसरे पंचशील का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत। पंचशील नाम से सामने जाहिर होता है, इसमें 5 चीजों के बारे में डिस्कस किया रखा है, 5 नियम बताए हुए हैं। उन नियमों के आधार पर पंचशील सिद्धांत का निर्माण हुआ। इसमें चीन, भारत, मिस्र सभी की भूमिका रही। अगर हम कहते हैं 1954 में, है ना, उनके 1954 में हमने पंचशील सिद्धांत की ओर हम बढ़े, जिसमें चीन है, भारत है, सभी ने मिलकर पंचशील 5 इस तरह के नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहला नियम है, अगर हम बात करते हैं ए नियम की बात करें हम, तो अब कहते हैं प्रभु सत्ता का सम्मान। प्रभु सत्ता का सम्मान। देखिए, प्रभु सत्ता के सम्मान में यह बात कही कि सभी देशों का अपने देश के ऊपर स्वतंत्र अधिकार है। हम उनकी प्रभु सत्ता का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी प्रभु सत्ता में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिए। प्रभु सत्ता, उनकी प्रभु सत्ता हमें स्वीकार करनी चाहिए कि वो अपने देश के खुद मालिक हैं, अपने उनका देश स्वतंत्र है और एक दूसरे के देश के साथ उनकी प्रभु सत्ता का हमें सम्मान करते हुए हमें व्यवहार करना चाहिए। तो यह था हमारा पहला नियम। दूसरा था अनाक्रमण। दूसरा क्या था? अनाक्रमण। अनाक्रमण, इसमें यह कहा गया कि हम एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगे? आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे को के ऊपर युद्ध नहीं थोपेंगे, हम किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, आगे से हम किसी को भी सताएंगे नहीं, एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। अनाक्रमण, हम किसी पर युद्ध नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप, हम कह सकते हैं अहस्तक्षेप में क्या है कि हम किसी के मैटर में हाथ नहीं डालेंगे। उनका अंदरूनी क्या मामला है, उनके जो आंतरिक उनके आंतरिक मामले हैं, उनमें हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे चीन का कोई आंतरिक मामला है तो भारत को कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान कोई आंतरिक मामला है तो भारत को कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का कोई आंतरिक मामला है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हम केवल अंतरराष्ट्रीय मामलों में ही एक दूसरे के सहयोगी और मध्यस्थता की बात फिर भी की जा सकती है, लेकिन हम बिना उसके हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। हम किसी तरह के उनके आंतरिक रूप से हम उन्हें आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक नियम किया। इसके अलावा समान, चाहे देश बड़ा है या छोटा है, सबके साथ हम समानता का व्यवहार करेंगे। समानता का व्यवहार जरूरी है, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, हम सभी के साथ हम सभी स्वतंत्र हैं, एक तरीके से समान है। हम किसी पर एक दूसरे के ना आक्रमण करेंगे, ना उपनिवेश बनाने की कोशिश करेंगे, ना साम्राज्यवाद की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब समानता की बात करेंगे, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। इसके अलावा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जो 5वें नंबर का पॉइंट है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में क्या है? देखिए, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की हमने बात की है, उसके अंदर जो बात आती है वो आती है कि हम शांति प्रिय हैं, हम शांतिपूर्ण, अगर हम शांति के साथ हम ना कोई युद्ध करेंगे ना कोई, और सह अस्तित्व, अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे, दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अस्तित्व को कायम में रखेंगे और दूसरे के अस्तित्व अर्थात दूसरे पर किसी भी तरह के हम अराजकता के माहौल पैदा नहीं करेंगे, वहां पर उनके अस्तित्व पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे, हम उनके साथ युद्ध की नीति नहीं अपनाएंगे। एक शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारा देश को प्रकृति की कह सकते हैं प्रगति की ओर लेकर के जाएंगे। यही है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की। तो प्रभु सत्ता का सम्मान करेंगे, अनाक्रमण, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, 5 नियम है और इन 5 नियमों के आधार पर इनको पंचशील के सिद्धांत कहा गया है। यह हमारे सिद्धांत रहा है। तो यह हुआ तीसरा हमारा सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत। चौथा जो हमारा सिद्धांत था, या हम कह सकते हैं विदेश नीति की जो विशेषताएं थी, वो है उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध। हम क्या करेंगे? उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर आर्थिक आधार पर, साम्राज्यवाद की नीति के आधार पर अधिकार ना करे। जब वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने इसी तरह उपनिवेश बनाने की कोशिश की तो हमने उसका भी विरोध किया, अर्थात हम पूर्ण रूप से उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। ये हमारे सिद्धांतों में शामिल है। ये हम उपनिवेशवाद का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। हम साम्राज्यवाद की जो नीति है उसके खिलाफ, क्योंकि हम इसका दर्द झेल चुके हैं। हम आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो गए इस उपनिवेश के कारण, तो हम इस बात को जानते थे और यही हमने हमारे सिद्धांतों में शामिल किया कि हम क्या करेंगे? उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। इसके अलावा यूएनओ के साथ पूर्णतः समर्थन की सिद्धांत हमने लागू किया। हम क्या करेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, और समर्थन ही नहीं, हम पूर्णतः सक्रियता के साथ सहयोग करेंगे। समर्थन ही नहीं, क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। पूर्णतः सक्रिय सदस्य बनकर हम सहयोग करना चाहते हैं। तो हमने 1947 में हमारा जो कश्मीर मुद्दा था उसको पूर्ण ईमानदारी के सामने यूएनओ के सामने रखा और हमने वहां पर अपने समर्थन में ये बात कही और स्पष्ट है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हमने जो चीजें थी उनको उनके सामने रखी 1947 में। और 1957 की अगर हम बात करते हैं, 1957 में अगर हम 1957 की बात करें तो हमारे जो कृष्ण मेनन थे, है ना, भारतीय कृष्ण मेनन थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 देशों को शामिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1957 में। कब? 1957 ने। किसने? अगर हम बात करें कृष्ण मेनन, उन्होंने बड़ी भूमिका अदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 देशों को, कितने देशों को? 16 देशों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाते हुए भारत को एक तरीके से गौरवान्वित किया। भारत ने पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र संघ का हमेशा समर्थन किया है। इसके अलावा हमने भारत ने यही नहीं, जहां भी शांति स्थापित करने के लिए हमारी जो शांति सेनाएं होती हैं उसमें भी पर्याप्त भागीदारी निभाते हुए 7796 जो हमारे कर्मियों के साथ हमने शांति स्थापित करने की, वहां पर हमने हमारी सेनाओं को भी वहां पर भेजा। तो शांति स्थापना मिशन में हमने उसमें भागीदारियां निभाई है। इसके अलावा 21 जून योग दिवस जो मनाया जा रहा है, 21 जून जो योग दिवस है जो मनाया जा रहा है, तो यही तो है कि भारत ने एक सक्रिय सदस्य होते सभी देशों का समर्थन प्राप्त करते हुए क्या किया है? सभी देशों का समर्थन प्राप्त करते 21 जून को योग दिवस के रूप में संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उसको बना दिया। ये भारत की एक महत्वपूर्ण सफलता और पूर्णतः सक्रियता बताती है। इसके अलावा भारत बहुत बार
जो है सुरक्षा परिषद में हम कह सकते हैं अस्थायी सदस्य करीबन 8 बार बन चुका है। तो अस्थायी सदस्य की भूमिका भी बहुत बार निभा चुका है भारत ने। अगर हम न्यायालय की बात करें तो भारत का यहाँ से जो लोग हैं भारत के नागरिक है वहाँ न्यायाधीश के रूप में आज भी है और पहले भी रहे हैं। उन चीजों की भी हम बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ पूर्णतः समर्थन की भूमिका, समर्थन के सहयोग दिया है, ये हमारे सिद्धांतों में शामिल है। इसके अलावा हम और कह सकते हैं कि और क्या क्या सिद्धांत हमारे रहे हैं इसमें। तो हमने सभी देशों के साथ मित्रता की बात की है। क्या की है? सभी देशों के साथ मित्रता। सभी छोटे छोटे देशों के साथ, छोटे छोटे देशों के साथ सहयोग। हमने हमेशा सभी छोटे देशों को समानता की दृष्टि से देखा है। हमारे जो पंचशील के सिद्धांत थे कि हम क्या करेंगे, समानता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करेंगे, तो उन्हीं के आधार पर हमने छोटे देशों को हमेशा उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, उनका साथ दिया है हमने। तो सभी के साथ छोटे छोटे जो देश थे उन पर हमने ध्यान दिया है और उनके साथ मित्रता का व्यवहार किया है और उन्हें अपनी ओर मिलाने की कोशिश की है, अपनी विचारधारा की ओर मिलाने की कोशिश की है कि वो पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर भारत के सहयोगी सदस्यों के रूप में हमेशा सहयोग करते रहे और इन छोटे छोटे देशों को इस तरह का सम्मान देके भारत ने अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की। ये सिद्धांत रहा है भारत का भी। तो हम कह सकते हैं सभी छोटे छोटे देशों के साथ सहयोग की भूमिका निभाई है भारत ने और सभी के साथ मित्रता की भी भूमिका निभाई है। मित्रता अर्थात हम कह सकते हैं सभी देशों के साथ मित्रता। भारत ने कभी भी किसी देश के साथ दुश्मनी मोल नहीं की, कभी किसी देश को दुश्मन नहीं माना, चाहे हमारे पड़ोसी देश रहे हो, चाहे पश्चिमी देश कोई भी रहे हो, चाहे साम्यवादी देश रहे हो। भारत ने हमेशा सहयोग की बात की है, प्रभुसत्ता का उनका सम्मान किया है और हमेशा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हुए उनके साथ मित्रता निभाई है। हमेशा मित्रता का हाथ भारत की तरफ से सदा बढ़ता रहा है और हम जितने भी शिखर सम्मेलन है उनमें देख सकते हैं कि हमने हमेशा मित्रता की बात ही की है, कभी किसी देश के साथ दुश्मनी नहीं ली। ये अलग बात है कि हमारे कुछ छोटे मोटे विवाद चीन और पाकिस्तान के साथ चले हैं, लेकिन हमने वहां भी मित्रता निभाते हुए हमेशा मित्रता, हिंदी चीनी भाई भाई इस तरह के नारे देकर चीन को भी अपनी ओर मित्रता की ओर बढ़ाने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि इसके रूप में भारत को बहुत बार नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन भारत हमेशा किसकी ओर बढ़ता है? मित्रता की ओर बढ़ता है। इसके अलावा रूस के साथ हमने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, इसमें कोई शक नहीं है। रूस के साथ घनिष्ठ संबंध, अगर हम रूस की बात करें तो रूस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की हमने कोशिश की है। चाहे शुरू से हम बात करें तो हमने 20 वर्षीय मित्रता संधि की उनसे। अगर हम बात करते हैं तो 1971 के आसपास की बात है, तो हमने क्या की, रूस के साथ एक घनिष्ठ संबंध के बनाने के लिए 20 वर्षीय मित्रता की संधि की। इसके अलावा हमने समय समय पर शिखर जो वार्ताएं हुई है उसमें मनमोहन जी है, चाहे हमारे हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी हैं, उस समय उन्होंने रूस के साथ हमेशा घनिष्ठ संबंध, अमेरिका के बजाय हमारा जो झुकाव है वो रूस के तरफ ज्यादा रहा है, क्योंकि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। हम कश्मीर के मुद्दे की बात करते हैं, जब भी कश्मीर का मुद्दा आया भारत के पक्ष में बोला है रूस। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध शब्द बोले हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की है पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने आर्थिक रूप से प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि रूस के साथ हमने घनिष्ठ संबंधित का एक कारण रहा वो है कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा रूस ने भारत का साथ दिया है। तो एक संबंध, इसके अलावा हमने बहुत सारी संधियां रूस के साथ की, जिससे हेलीकॉप्टर निर्माण है, हेवी व्हीकल्स जो कंपनी थी मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत सारे सम्मान देने की भारत को जो मनमोहन जी है हम कह सकते हैं उन्होंने भी इनके साथ एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इसके अलावा मोदी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
रूस ने दिया। तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध रहे हैं शुरू से रूस के साथ। हमेशा हमने सिद्धांत है घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के सिद्धांत प्रतिपादित किए। सिद्धांत हमारी थ्योरी रही कि हम रूस के साथ क्या करेंगे, घनिष्ठ संबंध रखेंगे। इसके अलावा अरब देशों के साथ भी हमने जो संबंध है हमारे वो घनिष्ठ रहे हैं। अरब देशों के साथ घनिष्ठ संबंध, हमारे जो अरब देशों के साथ है वो कैसे रहे, हमेशा संबंध घनिष्ठ रहे हैं। हमने हमेशा उनका सहयोग दिया है। चाहे हम इंदिरा गांधी के समय हम कह सकते हैं कि पूरी तरह हम, जब इजराइल और अरब युद्ध हुआ था या अरब इजराइल में जब संघर्ष की बात हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः हम जो थे वो अरब देशों के साथ थे। तो हमने अरब के साथ हमेशा से हमारा झुकाव रहा है अरब देशों के साथ, तो हमने इनका समर्थन किया है। और जो मध्यवर्ती देश है वहां हमने तटस्थता की भूमिका निभाई है। जो मध्यवर्ती देश है, मध्यवर्ती देशों में तटस्थता की भूमिका, वहां हमने तटस्थता की भूमिका निभाई है। जैसे इराक ईरान जो युद्ध हुआ था वहां हमने तटस्थता की भूमिका का ही सहारा लिया। हमने किसी भी तरह कोई बयानबाजी नहीं की, किसी का सहयोग नहीं दिया, या हम कह सकते हैं कि ना हमने किसी का पक्ष लिया ना हम किसी के विपक्ष में खड़े हुए थे। एक तरह तटस्थता की भूमिका हमने मध्यवर्ती देशों के साथ निभाने की, ये हमारे सिद्धांत रही है कि मध्यवर्ती देशों के साथ तटस्थता की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा निशस्त्रीकरण की अगर हम बात करें तो हमने निशस्त्रीकरण के का सिद्धांत भी एक तरीके से भारत ने सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं साइन करने वाले देश, अगर जो अणुबम जो था, अणुबम पर जो समझौता हुआ था कि हम अणुबमों का परीक्षण नहीं करेंगे, तो अणुबम परीक्षण संधि पर सबसे पहले साइन करने वाला देश भारत ही था। अणुबम परीक्षण पर संधि पर जो साइन करने वाला देश था वो सबसे पहले कौन ही था, भारत था 1963 की, अगर हम इस तरह बात करते हैं तो एक तरीके से हमने निशस्त्रीकरण को जोड़ दिया है, क्योंकि शस्त्रीकरण है वो हमेशा किसकी ओर लेके जाता है, वो हमेशा विनाश की ओर लेके जाता है। तो निशस्त्रीकरण हमारे सिद्धांत है, हमारे सिद्धांतों में शामिल रहा है, और हमने इस तरह स्वतंत्र दृष्टिकोण भी रखा है हमेशा, और दोनों विचारधाराओं से अलग हटकर हमने हमेशा स्वतंत्र दृष्टिकोण की ओर अपनी अलग विचारधारा के साथ अपने वक्तव्य हमेशा समय समय पर जारी किए हैं। हमने किसी भी का पक्ष न लेते हुए अपना खुद का स्वतंत्र दृष्टिकोण एक प्रतिपादित किया है। तो ये भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत और विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने बात की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम भारत की विदेश नीति के नए आयामों के बारे में बात करेंगे, जहां हम निशस्त्रीकरण को थोड़ा सा पीछे धकेलते हुए परमाणु परीक्षण किए थे उनकी बात करेंगे, भारत की नई नीतियों के बारे में बात करेंगे, भारत अमेरिका के संबंधों की बात करेंगे, भारत रूस के संबंधों की बात करेंगे। तो कल हम भारत की विदेश नीति के नए आयाम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।